हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताने वाली हूँ। सपोज़ कि आप अगर डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए, सीएमए प्रोफेशनल हो ना, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट हो, मतलब कि हर इंसान के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है जो कि प्रोफेशनल चीज़ को रिसीव करता है या फिर देता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखो, मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूँ। सेक्शन 194 जे की सेक्शन 194 जे में फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं, और अगर अभी भी आपको नहीं पता ना, तो आप गलत चालान भरने वाले हो या फिर आप कोई गलत फॉर्म यूज करने वाले हो या फिर कोई पेनल्टी आपको लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये सबको पता होना चाहिए ये अपडेट। तो ये वीडियो वही उन्हीं के लिए है। तो राइट, देखो क्या है ना, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि 194 जे क्या है और क्या क्या इसमें बदला है और प्रैक्टिकली हमको इसमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बिल्कुल हम शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। राइट, पहले हमको ये समझना है कि सेक्शन 194 जे होता क्या है और ये एक्चुअली अप्लाई किस पे होता है। देखो, जब भी कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करता है, या फिर किसी प्रोफेशनल इन द सेंस कैन से डॉक्टर को फीस देता है, लॉयर को देता है, सीए सीएमए को अपनी ऑडिट फीस देता है, आईटी कंसल्टेंट्स को पेमेंट करता है, आर्किटेक्ट को पेमेंट करता है, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट को पेमेंट करता है ना, तो उस पेमेंट पे वो कुछ टीडीएस काटना उनको पड़ता है। और जो टीडीएस कटता है ना, वो एज पर द रूल सेक्शन 194 जे में कटता है। कुछ अमाउंट डिडक्ट करके फिर वो पेमेंट हमको मिलती है। और ये सिर्फ बड़े बिजनेस पे नहीं लगता। अगर सपोज आपका बिजनेस है ना, तो अगर बिजनेस है 1 करोड़ से टर्नओवर से ज्यादा है, या फिर प्रोफेशनल जैसे 50 लाख से ज्यादा है, तो आप पर भी ये रूल अप्लाई होने वाला है। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। चलो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, पहला मैं कहूँ, पहले जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है ना, वो है थ्रेशोल्ड लिमिट की। कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, वो बढ़ गई है। मतलब क्या है ना, जो पहले जो 30,000 से जो ज्यादा पेमेंट पे टीडीएस काटना पड़ता था ना, अब वो लिमिट बढ़ा के वो हो गई 50,000। राइट, और ये जो 50,000 हो गई, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। मतलब क्या है ना, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं कि अगर आपने किसी कंसल्टेंट को पूरे साल में 45,000 दिए हैं, तो अब आपको टीडीएस नहीं काटना। पहले क्या था, पहले आपको काटना पड़ता था। गॉट इट। और पता है, ये एक रियल बहुत बेनिफिट है, रिलीफ है स्मॉल बिजनेसेस के लिए और स्टार्टअप्स के लिए, कैसे जो फ्रीलांसर और कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं। ये बहुत अच्छा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। जो दूसरा जो चेंज आया ना, वो है कि जो टीडीएस रेट्स है ना, वो वही है, इसमें कोई बर्डन नहीं है इसमें। तो बस यही है, यही बताना था। और देखो, जैसे क्या है ना, जो प्रोफेशनल जो सर्विसेज होती है, जैसे कैसे डॉक्टर्स की, लॉयर्स की, सीएमएस सीएस की, आर्किटेक्ट की, जर्नलिस्ट की, और तो उस पर 10% टीडीएस लगता है। जो टेक्निकल सर्विसेज होती है, जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हो गया, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स हो गया, डाटा प्रोसेसिंग हो गया, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स हो गए, उस पे से 2% टीडीएस लगता है। और ये बताऊं, जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनके फीस पर 10% टीडीएस लगता है। और ये पता है, वजह से पता है ना, रेट्स वही है, कोई चेंज नहीं है। तीसरा जो मैं बताऊं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने बताया कि जो न्यू सेक्शंस हैं वो आए हैं, नए सेक्शंस इसमें इंट्रोड्यूस हुए। देखो, इनकम टैक्स एक्ट ना 2025 1 अप्रैल से लागू हो चुका है, और इसके साथ ना पूरा सेक्शन जो बात कर रहे हैं कि पूरा सेक्शन नंबरिंग सिस्टम भी रीऑर्गेनाइज हो गया है। देखो, सेक्शन 194 जे में ना अब ऑफिशियली नए कोड्स में उसको स्प्लिट कर दिया गया है। जैसे कि जो पहले था ना, ओल्ड 194 जे सबसेक्शन ए ना, जो सिर्फ टेक्निकल सर्विसेज या फिर कॉल सेंटर और या फिर सिनेमेटोग्राफी रॉयल्टी के लिए था, तो अब उसको नए कोड में 1026 में ला दिया गया है। जो पहले था ओल्ड 194 जे सबसेक्शन बी, जो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए था ना, अब वो नए कोड 1027 में आ गया है। और जो डायरेक्टर फीस है, अब उसको 1028 में आ गया है। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे बात कर रही हूँ ना कि आखिर ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि जब आप टीडीएस चालान भरते हो ना, तो सही पेमेंट कोड डालना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत कोड डाल दिया ना, तो आपकी जो रिटर्न है ना, वो फ्लैग और रेड फ्लैग में आ सकती है, और डिपार्टमेंट के सिस्टम में ना डेफिनेटली मिसमैच आ सकता है, और यस, अकॉर्डिंगली नोटिस भी आ सकता है। तो फ्रेंड, आज ही अपने अकाउंटेंट के साथ ये न्यू कोड जरूर शेयर करो। और मैं आपको नेक्स्ट चेंज बताऊं ना, कि नेक्स्ट चेंज ये भी है ना, कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो फॉर्म्स है ना, वो बदल गए हैं। मतलब क्या है ना, देखो, जो क्वार्टरली जो टीडीएस रिटर्न है ना, जो पहले फॉर्म 26Q में होती थी, अब वो चेंज होकर फॉर्म 140 में होगी। ये जो क्वार्टरली फाइल करना अकॉर्डिंगली बहुत जरूरी होता है। जैसे कि Q1 की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है, Q2 की जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है, Q3 की होती है 31 जनवरी, Q4 की 31 ऑफ में। और जैसे हम बात कर रहे हैं टीडीएस सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, तो जो पहले फॉर्म 16A हुआ करता था ना, अब वो फॉर्म 131 हो गया है। तो मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ना, अब प्रोफेशनली आप फीस करने वाले को हम देते हैं, राइट। और ये जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना आईटी फाइल करने से पहले टीडीएस हमें क्रेडिट क्लेम करना होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।
नेक्स्ट जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो है डिपॉजिट। आपने डेडलाइंस उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं टीडीएस की, तो हमें टीडीएस हमें जमा कब कराना होता है, वो हमें जमा कराना होता है अगले महीने की 7 तारीख तक। जैसे मार्च का टीडीएस हमें जमा कराना होता है 30 तक, 30 अप्रैल तक डिपॉजिट करना होता है। और इस केस में ये भी होता है कि ना कॉन्सिक्वेंसेस, सपोज अगर आपने टीडीएस को डिपॉजिट ही नहीं किया ना, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग सकता है 1.5% के हिसाब से। अगर आपने टीडीएस ही नहीं काटा तो 1% पर मंथ के हिसाब से अलग से टीडीएस लगेगा। और पता है हमको पेनल्टी ना बहुत छोटी लगती है, बट ना ये क्यूमुलेटिव जब बढ़ती रहती है तो बहुत बड़ी पेनल्टी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में कि अब हमें एक्चुअली करना क्या है। तो हम चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं, इजी लैंग्वेज में समझते हैं। पहला काम क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि अपने अकाउंटेंट से, अपने कंसल्टेंट से आज ही उनसे डिस्कस करो और कंफर्म करो नई पेमेंट कोड, जैसे बताया 1026, 1027, 1028, 1028, राइट, कि वो इसको यूज कर रहे हैं, चालान में नहीं कर रहे। क्योंकि ना एक छोटा सा अगर आप चेक कर लोगे ना, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आपको बच जाओगे। ठीक है। दूसरा आपको क्या काम करना है कि अगर आपने अप्रैल 2026 का टीडीएस अभी तक डिपॉजिट नहीं किया ना, तो उसको तुरंत करो। जैसे कि 7 मई को जो ड्यू डेट थी वो निकल गई है, राइट, मतलब कि लेट फी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके ना उतना करना बेटर है। थर्ड, आपको क्या काम करना है कि जो भी आपके फ्रीलांसर है ना, कंसल्टेंट है, जो प्रोफेशनली फीस वो एक्चुअली रिसीव करते हैं, तो अपने क्लाइंट से ना फॉर्म 131 मांगो, फॉर्म 16A मत मांगना, क्योंकि नया जो फॉर्म है ना वो 131 है, राइट। इसी से आप अपना टीडीएस क्रेडिट को अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको काम करना है ना कि अगर आप बिजनेस ओनर हो ना और मल्टीपल कंसल्टेंट्स को आप पे करते हैं, तो एक अपडेटेड वेंडर लिस्ट बनाओ, सबकी पेमेंट ट्रैक करो और देखो किसका टोटल अमाउंट ना 50,000 से क्रॉस हो रहा है, और उन्हीं पर ही ना टीडीएस अप्लाई होने वाला है। अगर आपने नहीं किया ना तो अकॉर्डिंगली पेनल्टी बिल्कुल बैठी है, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगी कि एंड ऑफ दिस वीडियो ये जो सब नए चेंजेस है ना, ये एज पर द न्यू इनकम टैक्स 2025 की वजह से आया ना। ये कोई टेम्परेरी चेंज नहीं है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये सिर्फ परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो जितना जल्दी आप उसको ऑप्ट करोगे ना, उतने जल्दी आपके बिजनेस के लिए, कंप्लायंस के लिए बेटर रहेगा। और यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और विद न्यू मोर अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।